हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे सभी लोग हो ये तो पता है, लेकिन बेटा वीडियो को तुमने देखा या नहीं देखा मुझे क्लियर नहीं हो पाया। इसलिए क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस की जो लिस्ट आनी थी कमेंट बॉक्स या फिर मेरे व्हाट्सएप पे, वो उस अकॉर्डिंग नहीं आई जैसा मैंने क्या किया था, उम्मीद की थी। कम से कम 15-20 क्वेश्चंस होने चाहिए जो बच्चों को डाउट करेंगे, पर बहुत कम क्वेश्चंस आए। कोई बात नहीं, उसी क्वेश्चंस को लेके प्रॉब्लम जो तुम्हारी है उसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो लेसन हमारा सेम है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास के अकॉर्डिंग लेक्चर्स थे, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स पुट नहीं हुई। कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने पुट किया है उनके नाम के अकॉर्डिंग चलते हैं। आंसू यादव ने पूछा है कि सर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है यहाँ पे आइडिया ऑफ नेशन, तो यानी कि कैसे? तो बेटा समझो, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो रेवोल्यूशन की शुरुआत वहीं से होती है, ठीक है। उसके बाद जब वो नेशन स्टेट बनते हैं, नेशन स्टेट बनता है फ्रेंच, तो उसने कैसे कॉमन आइडेंटिटी लोगों को जोड़ा? क्यों? क्योंकि नेशन स्टेट की डिफिनेशन क्या है कि व्हेन वी बिगेन टू बिलीव वी आर सिमिलर रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिक्स एंड कल्चर। तो यानी वहां पे लोगों को एक आइडिया में जोड़ने के लिए सबसे पहले वहां क्या किया गया, ला पैट्री एंड ली सिटियोनी, यानी ये आइडिया लाया गया सबसे पहले, ठीक है। ला पैट्री एंड ली सिटियोन की, यानी कि ये क्या था, इसके तहत अ यूनाइटेड कम्युनिटी, यानी इसके तहत लोगों को क्या किया जाता था, एक यूनाइटेड कम्युनिटी के अंडर लाया जाता था। एंड दे आर इक्वल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल में सब क्या है, इक्वल है, बराबर है। केवल नेशन स्टेट कह देने से कि हाँ ठीक है हम सिमिलर हैं, हमारा कल्चर रिलीजन सिमिलर है, तो हम सिमिलर नहीं हो जाते हैं। सिमिलर का मतलब है कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, यानी इक्वल उनके साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। ये नहीं कि नेशन स्टेट की जब डिफिनीशन लाई जाए, नेशनलिज्म की डिफिनीशन लाई जाए, तो वहां पे हम कहें कि नहीं वी आर अ नेशन स्टेट, वी आर सिमिलर, लेकिन जैसे ही नेशनलिज्म का सेंटिमेंट खत्म हो तो हम कह दें कि नहीं कि यू आर बिलोंग फ्रॉम दिस कम्युनिटी और यू आर बिलोंग फ्रॉम दिस कम्युनिटी। तो ये नहीं होना चाहिए। तो वहां पे भी उनको एक आइडिया मिलाने के लिए, यूनाइटेड कम्युनिटी मिलाने के लिए क्या किया गया, ला पैट्री लाया गया एंड ली सिटियोन लाई गई, यानी एक समान नागरिक लाया गया। और साथ में कहा गया कि ये जो होल नेशन है क्या, सबकी फादर लैंड है, ठीक, ये हो गया। फिर इसके अलावा कहा गया कि जो रॉयल स्टैंडर्ड था रिप्लेस्ड हुआ, रॉयल स्टैंडर्ड was replaced to tricolor, ठीक है। यानी कि जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क था उसका रॉयल स्टैंडर्ड था, उसको क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया किससे, ट्राई कलर से, ठीक है, हो गया। इसके अलावा स्टेट्स जनरल was elected by active citizens। अब प्रीवियस क्लास में जाते हैं तो एक्टिव सिटीजन्स कौन थे क्लास में, who paid 3 days लेबरर टैक्सेस, यानी उन्हीं को एक्टिव सिटीजन कहा गया था। फिर बीच में कुछ समय के लिए जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया, उसने 21 ईयर्स सभी मेल को क्या कर दिया था, एक्टिव सिटीजन्स, बट फीमेल्स को उसने कभी भी एक्टिव
नहीं माना था, उनको पैसिव ही माना था। नेपोलियन का सिविल कोड आता है तो फिर से वही 25 इयर्स मेल जो थे यानी वेल्थियर सोसाइटी, उन्हीं को एक्टिव सिटीजन माना गया था। स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजंस एंड स्टेट्स जनरल वाज रिनेम्ड टू नेशनल असेंबली। यानी सबको कॉमन आइडिया में जोड़ा जा रहा है। यानी सबसे पहले ला पैट्री लाई गई एंड ली सिटियोन, यानी सभी क्या एक लैंड के अंडर में हैं और सभी क्या है सिमिलर हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर रॉयल स्टैंडर्ड जो था उसको रिप्लेस किया गया ट्राई कलर से। स्टेट्स जनरल यानी वहां की जो पॉलिटिकल बॉडी थी उसको इलेक्टेड कौन करती थी, एक्टिव सिटीजंस, और उस स्टेट्स जनरल को रिनेम किया गया नेशनल असेंबली से। इसके अलावा क्या हुआ, Hymns were composed। हाइम्स क्या हुई, कंपोज्ड हुई, यानी जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए फोल्क रोल, फोल्क टॉक, पोएट्रीज, आर्टिस्ट, ड्रामाज, इन सभी को क्या किया गया, पोएट्स लोगों ने मिलके तरह तरह की हाइम्स को कंपोज किया। ठीक, इसके अलावा क्या हुआ, मार्टर्स कमेमोरेटेड, यानी जो सोल्जर्स मार्टर्स हो चुके थे उनको कमेमोरेटेड किया गया था। क्यों, क्योंकि जैसे हम इंडिया की बात कर लें, हम नहीं जानते किसी सोल्जर्स को, बट जब भी वो मार्टर्स होता है हम उसको दिल से सैल्यूट करते हैं ना, तो वहां पे भी यही किया गया। इसके अलावा क्या हुआ, ओथ्स वर टेकन, यानी ढेर सारी कसमें खाई गई कि सब क्या है भाई बहन है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सभी क्या है इक्वल हैं। ठीक, यानी जब ये सब होगा तभी तो हम एक आइडिया में जुड़ेंगे। फिर साथ में सबको क्या दिया गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ दी गई। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया गया। इसके अलावा अब वहां पे भी जो डिफरेंट वेट एंड मेजर सिस्टम था उसको यूनिफाइड किया गया, यूनिफाइड वेट एंड मेजर्स सिस्टम, यानी वेट एंड मेजर सिस्टम्स को क्या किया गया, यूनिफाइड किया गया। साथ में वहां की जो रीजनल डायलेक्ट्स थी, डायलेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज, उसको डिस्करेज किया गया। यानी रीजनल डायलेक्ट क्या किया गया, डिस्करेज किया गया। फ्रेंच लैंग्वेज को यूज किया गया एवरी सेक्टर्स में, यानी उसको प्रमोट किया गया। एंड आल्सो फ्रेंच बिकम नेशनल लैंग्वेज, और साथ में फ्रेंच क्या बनती, नेशनल लैंग्वेज बनती है। मनीष सिंह बेटा ने पूछा है कि सर सोशल रिपब्लिक क्या है, सोशल रिपब्लिक क्या है। तो बेटा सोशल रिपब्लिक क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा केवल ध्यान दो। फ्रेडरिक सारियो क्रिएटेड अ 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग इन 1848, यानी फ्रेडरिक सारियो ने क्या किया था, 4 सीरीज की एक पेंटिंग ड्रा की थी। कब, 1848 में। किसने किया था, लिख देते हैं फिर से, फ्रेडरिक सारियो ने। अब फ्रेडरिक सारियो ने जब ये पेंटिंग क्रिएट की थी बेटा, तो इन्होंने ही सा अ वर्ल्ड वाइड ड्रीम, अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक क्या है, यानी अ कंट्री फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ democratic patterns, provide the fundamental rights and also right to vote to the citizens, यानी citizens को right to vote का right to vote दे। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करें, यानी वही क्या होगी, सिंपल लैंग्वेज में डेमोक्रेटिक कंट्री।
नाइन्थ में इन द प्रीवियस क्लासेस यू learnt and also read, sir, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Very good बेटा, यही थी ना डिफिनेशन. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो बेटा इन्होंने भी क्या देखा था, अ वर्ल्ड वाइड ड्रीम डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. यानी कंट्री कैसी हो, पहले तो डेमोक्रेटिक हो, फिर उन्होंने कंट्री को क्या कहा, सोशल रिपब्लिक कहा. सोशल रिपब्लिक क्यों कहा, क्योंकि कंट्री क्या है, पब्लिक मैटर है. कंट्री क्या है बेटा, पब्लिक मैटर है. यानी कि जब कोई चीज पब्लिक है तो उसे प्रैक्टिस्ड केवल एक कैसे कर रहा है. यानी द स्टेट इज अ पब्लिक मैटर, नॉट इट वॉज प्रैक्टिस्ड और अटेंड बाई इनहेरिटेड. यानी इन्होंने कहा कि स्टेट जो है ये पब्लिक मैटर है, इसकी जो अटेंड यानी इसकी प्रैक्टिस जो होगी, इस पे जो पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, बाय थ्रू डेमोक्रेसी, नॉट अटेंड थ्रू इनहेरिटेड. यानी कि इसकी जो प्रैक्टिस करेगा, यानी जो हाई पोस्ट मिलेगी, कैसे मिलेगी, थ्रू डेमोक्रेसी, ना कि वंशवाद यानी इनहेरिटेड. जन्म ले लिए राजा के यहाँ तो प्रिंस, और जब राजा चला जाएगा तो प्रिंस जो है खुद राजा बन जाएगा. तो ये मनीष ने पूछा था बेटा, ये है आंसर. ठीक है. फिर इसके अलावा दिशा ने पूछा था कि सर इन द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक साल्यू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज नॉट मेड, देन विच प्लेस द स्टैचू ऑफ लिबर्टी देन वॉज. एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, लेकिन जितना मैं तुम्हारे क्वेश्चन को समझ पाया हूँ उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें कमेंट में रिप्लाई दिया था कि बेटा क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करो, मैं समझ नहीं पाया. मुझे लगा तुमने पूछा कि सर जब फ्रेडरिक साल्यू ने 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग क्रिएट की थी, उस समय स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं बनी थी, तो फिर ये बनी कहाँ. बिल्कुल सही. एट द टाइम ऑफ फ्रेडरिक साल्यू क्रिएटेड द पेंटिंग इन 1848, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज नॉट क्रिएटेड और नॉट मेड. यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो बनी हुई नहीं थी. उसके पहले क्या था, उसके पहले जब हम प्रीवियस क्लास में पहुंचते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो 1789 फॉल ऑफ बास्टिल आल्सो सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस डे और विक्ट्री डे इन फ्रांस. यानी 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में इंडिपेंडेंस डे और विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो वहां पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक बनाई गई थी. किसे, जिसे बाद में क्रिस्टियन मरियान नाम दिया गया था. यानी ये किसी रियल लाइफ से नहीं है, ये फिक्सियस थी, इमेजिनेशन थी, फिक्सियस एंड इमेजिनेशन थी. तो इसी बेस पे कि हाँ हम किसी को होमेज कर सकें, किसी एक बात से लोगों को जोड़ सकें. लेकिन साथ में यहीं पे ध्यान देना, प्रीवियस क्लास का ये है डेट 1774, कुछ को ध्यान आ गया होगा, कुछ को नहीं, कोई बात नहीं. लुई 16 ascended the throne on 1774. इसी ईयर में ना वो क्या बनता है, मोनार्क बनता है ना. एंड आल्सो फ्रांस हेल्प द अमेरिका टू इंडिपेंडेंट 13 अमेरिकन कॉलोनीज. यानी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट होने में फ्रांस ने क्या किया था, हेल्प किया था. ब्रिटेन वॉज कॉमन एनिमी ऑफ फ्रांस एंड अमेरिका, जो कि कॉमन एनिमी था. तो जब 1848 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं बनी थी, बट इसके बाद बनती है, कहां बनती है, फ्रांस में ही बनती है बेटा. स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस में बनती है. ठीक है, जिसे फ्रांस में नाम दिया गया क्रिस्टियन मरियान. ठीक है. इसी पेंटिंग को, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो वहां बाद में बनती है, इस पेंटिंग को फ्रांस किसे गिफ्ट देता है, गिफ्टेड करता है अमेरिका को. किस वजह से, कि अमेरिका की जो हेल्प फ्रांस ने किया था 13 अमेरिकन कॉलोनीज, उस फ्रेंडशिप को स्ट्रांग करने के लिए फ्रांस ने वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया. किसे, अमेरिका को. इसके अलावा एक क्वेश्चन है सपना रस्तोगी बेटा का,
इन्होंने पूछा कि सर वो फ्रेडरिक विलियम फोर जो था वो स्टेटमेंट नहीं समझ में आया। तो बेटा केवल इतना ध्यान दो, सबसे पहले फ्रेडरिक विलियम फोर क्या था? किंग ऑफ प्रेशा। ठीक, अब तुमको समझाने के लिए मैं अपने को बनाता हूं किंग। सपोज आई एम अ किंग ऑफ XYZ प्लेस, द होल सिटीजन्स फॉलो माई ऑर्डर्स। अब कंट्री की जो हमारी टेरिटरी है, इंडिपेंडेंट टेरिटरी, वहां का जब मैं किंग हूं तो जाहिर बात है सारे सिटीजन्स और सारे इंस्टीट्यूशन जो है मेरे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ हो गया हो, लेकिन इतना समझ में आ ही गया होगा। अब बताते हैं, मई 1848 जो हमारा ऑल द पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड ऑल जर्मन नेशनल असेंबली एंड इलेक्टेड 831 रिप्रेजेंटेटिव। यानी जब मई 1848 में जर्मनी की जितनी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, पार्टीज थी, उन सब ने मिलकर क्या बनाया? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। उसके लिए कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं? 831। जब 831 होते हैं तो दे आल्सो ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, विच वॉज हेडेड बाई क्राउन अंडर द पार्लियामेंट। यानी जो हेड कौन करेगा इसको? क्राउन यानी राजा, किसके अंडर में रह के? पार्लियामेंट। तो अब ध्यान दो, मैंने कहा ना मैं मोनार्क हूं, कंट्री का किंग हूं, लोग मेरे ऑर्डर फॉलो करते हैं। अब पार्लियामेंट के अंडर मैं रहूंगा तो क्या लगता है, बता सकोगा? तो नहीं। तो व्हेन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफर्ड द क्राउन टू फ्रेडरिक विलियम फोर, जैसे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया? फ्रेडरिक विलियम फोर को ऑफर किया, उसने कहा बहुत हो गया, चले हो, हमारा देश, पूरा देश के लोग हमारे अंडर में रहते हैं, अब हम इसके अंडर में आ जाए। He rejected the proposal and joined with opposing kings and aristocracy। यानी जो उसका अपोज कर रहे थे उन राजाओं के साथ जाके मिल गए और एरिस्टोक्रेसी। रिजल्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या हो गई? वीक हो गई बेटा। ये हो गया तुम्हारा। इसके अलावा सपना रस्तोगी ने पूछा कि सर मीनिंग ऑफ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस। तो बेटा इसकी कोई स्पेशल मीनिंग नहीं, एकदम सिंपल है। डिप्लोमेटिक मीन्स होता है बेटा कि द रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, यानी जब दो देशों के बीच में कोई रिलेशन होता है ना, एग्रीमेंट्स होता है, तो उसी को बोलते हैं डिप्लोमेटिक। अब टैक्टफुल अलायंस थी तो यानी कि कुछ ऐसा उन लोगों के साथ हुआ जिसको मिलके वो क्या किए, दोनों लोग मिलके किसी को डिफीट करते हैं, वही सेम होता है। अब काउंट द कैमूर क्या करता है? टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस करता है किसके साथ? फ्रांस के साथ। जैसे इंडिया का लगभग वर्ल्ड की सभी कंट्री के साथ है, वर्ल्ड का लगभग एक दूसरी कंट्री से है। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश का चाहे जितना अपोज करें, लेकिन उसके साथ भी तो हमारा रिलेशन है, डिप्लोमेटिक अलायंस है कि नहीं? चाहे जितना हम विरोध करते हैं बट उसके साथ भी हमारा है, यानी किसी कंट्री के साथ कम है और किसी के साथ ज्यादा है, यानी उसके तहत हम एक दूसरे को बेनिफिटेड करते हैं बेटा। तो यहां पे भी वही हुआ, जब फ्रांस और इटली में डिप्लोमेटिक अलायंस होता है तो रिजल्ट क्या होता है? जो ऑस्ट्रियन हंगरियन एयर फोर्सेज हैं उसे ये दोनों मिलके क्या करते हैं? डिफीट करते हैं, यानी मिलके लड़ने का डिप्लोमेटिक अलायंस हुआ था। दिशा पटेल और हर्षवर्धन दोनों ने पूछा है कि सर व्हाट वर डचीज एंड कैटन्स। तो बेटा यहां ध्यान समझना कि डचीज एंड कैटन्स एक किंगडम्स किसी टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए है। ठीक है, यानी किसी टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए, जैसे हम बात करें, क्वेश्चन सिंपल, वी आर लिविंग इन विच कंट्री, तो आएगा सर ये भी कोई क्वेश्चन है? हम तो इंडिया में रहते हैं। तो रहते हो ना बेटा इंडिया में, इंडिया का नाम कैसे पड़ गया? तो यानी इंडिया क्या एक टेरिटरी है, उसका नाम क्या है? यानी जो टेरिटरी है पूरी होल, उसी टेरिटरी को हमने कहा कि ये इंडिया है। तो वैसे ही 19th सेंचुरी के बिफोर यूरोप में
केवल फ्रांस को छोड़ के कोई कंट्री अभी नेशन स्टेट तो बनी नहीं थी बेटा। तो उसके पहले वहां पे जहां पे डच रहते थे उनको डचीज कहा जाता था, जहां पे कैटन्स रहते थे यानी स्विट्जरलैंड के लोग उनको कैंटन्स कहा जाता था, जहां पे राजा रूल चलता था एरिस्टोक्रेसी या मोनार्की वहां पे जर्मन उन्हें किंगडम्स कहा जाता था, चाहे हम जर्मनी की बात कर रहे हैं इटली की बात करें। ठीक बेटा, यानी डचीज किंगडम्स क्या है, डिफाइनिंग अ टेरिटरी, यानी किसी भी टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए ये नाम दिए गए हैं। डचीज फॉर डच, कैटन्स फॉर स्विट्जरलैंड एंड किंगडम्स फॉर जर्मनी एंड इटली। इसके अलावा दिशा पटेल बेटा ने पूछा है कि सर व्हाट वर 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन। तो बेटा अब यहां पे थोड़ा समझना, वही फिर पुराना क्वेश्चन कैसे बेटा, जो भारत है ठीक, हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया। तो कुछ बच्चे कहेंगे ये लो सर को ये भी नहीं पता, हमको तो बहुत पता है। तो कुछ लोग कहेंगे सर 29 स्टेट्स हैं। तो कुछ कहेगा कहाँ यार 29, 28 हो गए। जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी बन गई ना, एक तरफ जम्मू कश्मीर दूसरी क्या हो गई लद्दाख। तो आगे ना आंसर कि 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो वैसे ही बेटा उस समय जो आज का जर्मनी है उसमें प्रशा नाम से जाना जाता था। तो यानी इतने सारे छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे प्रशा में, बहुत छोटे छोटे स्टेट्स। तो उन स्टेट्स की अपनी एक वेट एंड मेजर सिस्टम था, एक अपनी करेंसी थी। तो जाहिर सी बात है क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इंडिया की ले लो, जैसे करेंसी जो यूनियन लिस्ट में आती है, सब्जेक्ट जो है करेंसी का यूनियन लिस्ट में आता है, एल्स यूनियन लिस्ट में ना होता तो हम देखते हैं कि इंडिया में कितनी करेंसी होती, 28 करेंसी, 9 यूनियन टेरिटरीज। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया, तो कुछ कहेंगे अरे सर आपको ये भी नहीं पता 29 स्टेट्स हैं भारत में। तब तक थोड़ा पढ़ने वाला बच्चा कहेगा सर इसको कुछ आता जाता नहीं है, 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख क्या बन गई यूनियन टेरिटरी। यानी हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो वैसे ही बेटा बिफोर नेशन स्टेट, जब तक यूरोप में नेशन स्टेट्स नहीं बने थे, तो उसके पहले हम जो जर्मनी है आज का, उस समय हम उसे प्रशा नाम से जानते थे। तो वो क्या था, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं तो वैसे ही उनके एकदम छोटे छोटे स्टेट्स थे। इतने छोटे स्टेट्स, साथ में इतने लोगों को प्रॉब्लम किसको, जो पीजेंट्री से एक नया क्लास इमर्ज हुआ था जिसे हम वर्किंग क्लास बोलते हैं। ठीक है, पीजेंट्री से एक नया क्लास इमर्ज होता है जिसे हम बोलते हैं वर्किंग क्लास। वो क्या डिमांड कर रहा था कि जो लगातार हमें 5% इन ईच बैरियर हमें क्या करना पड़ा, टैक्स पेड करना पड़ा। तो क्यों ना इसको यूनिफाइड कर दिया जाए। छोटे छोटे पता चल रहा है कि लोग इंदिरा नगर से हम लालगंज जाना है तो पता चल रहा हम एक टैक्स दे दिए, लालगंज से सरेनी पहुंच गए लोग दूसरा टैक्स दे दिए, है कि नहीं। यानी वैसा ही सेम उसमें क्या था, जो प्रशा था छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था। तो नेपोलियन ने क्या किया, इसी को यूनिफाइड किया। कैसे, इन 39 स्टेट्स को, छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के कन्फेडरेशन बनाया। उसी को कहा गया अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। इसके बाद दिशा पटेल बेटा ने पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन नेशन स्टेट एंड स्टेट नेशन। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाला को जब हम नेशन की बात करते हैं तो हो गया होल नेशन, द टोटल टेरिटरी ऑफ एनी कंट्रीज। किसी भी कंट्री का जो टोटल टेरिटरी है वो क्या होता है, किसी भी कंट्रीज का नेशन कहलाता है। अब उसके अंडर में क्या होता है, स्टेट होता है। यानी वो टेरिटरी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, जैसे इंडिया
नेशन है, यानी नेशन क्या है, इंडिया। उसके अंदर में क्या है, स्टेट्स हैं, कितने हैं, 28। लेकिन जैसे ही हम इसको सिविक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं तो स्टेट हमारा रिफर करता है इस पूरी कंट्री के लिए। ठीक, सिविक्स लैंग्वेज में हम स्टेट की जब बात करते हैं कि पूरी कंट्री के लिए रिफर करता है। अदरवाइज नेशन क्या है, किसी भी कंट्री का टोटल टेरिटरी जो है, टोटल एरिया, वो नेशन है। और उस नेशन में बहुत सारे पार्ट्स में स्टेट्स डिवाइड है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स, या किसी का एरिया कम किसी का ज्यादा, वो हमारे क्या होगा, स्टेट। फिर सर नेशन स्टेट क्या है, तो बेटा नेशन स्टेट हमारा तब बनता है अगर हम 1789 के पहले देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नेशन स्टेट नहीं था। लेकिन हमारी क्लास के बच्चे कहेंगे अरे सर भारत भी तो नेशन स्टेट था। वो थोड़ा भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि 1789 पे इंडिया पे रूल कौन कर रहा था, ब्रिटिश। तो हम नेशन स्टेट कैसे हुए, नेशन स्टेट यानी एक नेशन के अंडर में राज्य रहे, वो कब होगा, यानी कि नेशन और स्टेट क्या रहे, मिल के रहे, यानी कि सबको यहाँ मिल के रहना है। मिल के कब रहेंगे, जब हमको लगेगा कि हम सब लोग एक तरह के हैं, जब हमको लगेगा कि हमारा कल्चर एक है, जब हमको लगेगा कि हमारा रिलीजन एक है, यानी कि when we begin to believe we are similar religion, similar language, similar culture, then we formed an independent nation state। तब जाके हम एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट फॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि नेशन स्टेट हमारा तभी होता है जब हमें ये लगने लगेगा कि हम सिमिलर हैं। ठीक है, इसी को लेके अर्नस्ट रेनन ने अपनी एक अलग थ्योरी दी थी। उसमें इन्होंने कहा था कि इसमें लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्ट्रगल भी होना चाहिए। जो मार्टर्स को कमेमोरेटेड हैं, मार्टर्स जो हो गए हैं सोल्जर्स, उनको भी कमेमोरेटेड करना चाहिए। ये किसने कहा था, अर्नस्ट रेनन ने कहा था। बट नेशन स्टेट में क्या है कि जब हम चाहे जिस कल्चर के रहें, लेकिन जब हम बिलीव करने लगा कि हम क्या है, सिमिलर है, हमारा सब कल्चर एक तरीके का है, तो हम बनाते हैं एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। इसके बाद दिशा बेटा ने ये पूछा है, व्हाई कंजर्वेटिज्म abolished the feudalism and serfdom। अब कंजर्वेटिज्म यानी जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे, उन्होंने सर्फडम्स और फ्यूडलिज्म क्यों एबॉलिश कर दिया, तो यहां पे ध्यान दो फिर से। एक तो थे लिबरल, इन्होंने एक रेवोल्यूशन किया था, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। – 1848, इसे हम मई रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें हमारी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फॉर्म होती है। बट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे, किंग ऑफ प्रेसा एंड अदर एरिस्टोक्रेसी एंड किंग्स, उन्होंने क्या किया था, मिलकर उसे डिसमिस्ड कर दिया था। तो ये लिबरल्स का रेवोल्यूशन तो पूरी तरह से क्रश्ड हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही जो कंजर्वेटिज्म है, उन्हें इस चीज का रियलाइज हो गया कि विदाउट निगोशिएशंस, विदाउट गिविंग द सम राइट्स, वी कैंट एक्सटेंड, हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, हम अपनी पावर को कंसोलिडेट नहीं कर सकते हैं, यानी स्टेबल नहीं कर सकते हैं। सो इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप दे एबॉलिश द फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम। इस वजह से उन्होंने क्या किया, फ्यूडलिज्म और सर्फडम को एबॉलिश कर दिया, जिससे कि लिबरलिज्म एंड जो नेशनलिस्ट थे ये रिवॉल्ट ना करें। नेशनलिस्ट जो थे ये रिवॉल्ट ना करें, इसी वजह से ये रिवॉल्ट ना करें, इसी वजह से जो कंजर्वेटिव्स थे इन्होंने क्या किया, सर्फडम और फ्यूडलिज्म को क्या किया, एबॉलिश्ड कर दिया। इसके अलावा सुमित सिंह ने पूछा है कि व्हाई द फ्रेंच आर्मी अपोज्ड। अब
कि फ्रेंच आर्मी का अपोज क्यों किया गया। भाई जब फ्रेंच आर्मी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रीड फ्रॉम सर्फडम्स, गिल्ड सिस्टम जो रिस्ट्रिक्शंस था उसको भी क्या किया, एबॉलिश कर दिया गया। मिडिल क्लास को, पीजेंट्स को एक फर्स्ट इंडिपेंडेंट एंजॉय हुई। तो जब इतना सब कुछ हुआ तो फिर इसका अपोज क्यों किया गया। तो भाई हम पहले तो एक्साइट होते हैं जब कुछ अच्छा होता है, कोई भी अच्छा करता है तो बहुत एक्साइट होते हैं, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत दिनों के एग्जाम्पल दिए हुए एग्जाम्पल देते हैं। जब इंडिया में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ। जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो उसमें मैं भी एक लिस्ट बनाना शुरू किया कि हुज पर्सन कंट्रीब्यूटेड द मनी टू फाइटिंग द कोरोना। कोरोना से लड़ने में किसने फंड कंट्रीब्यूट किया। मैंने भी किया, मेरी फैमिली ने भी किया, बट नॉट अ PMNRF यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में नहीं किया। हमने जिसको भी हेल्प करनी थी इंडिविजुअल डायरेक्ट किया उसको, और वो सबको पता है किसको किया किसको नहीं किया। तो वैसे ही अब टाटा ने किया, बाटा ने किया, मुकेश ने किया, अक्षय ने किया। अब इन्होंने किया तो हमको बहुत खुशी हुई, तुमको भी हुई। लेकिन जैसे ही टाटा, बाटा, रिलायंस प्राइसेस बढ़ाएंगे तब क्या होगा, तब इनके क्या बन जाओगे, इनमी ना, हॉस्टिलिटी हो गए ना। तुम्हारा एक्साइटमेंट जो था, इंथुजिज्म, वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, हॉस्टिलिटी में हो गया। तो वही से जब फ्रेंच आर्मी और नेपोलियन ने क्या किया, सब कुछ अच्छा किया। कहाँ पे, चाहे स्विट्जरलैंड हो, पोलैंड की बात हो, हॉलैंड की बात हो, मेज, मिलान, वार्सा, इन कंट्रीज के सिटीजन्स ने वेलकम किया किसका, नेपोलियन, फ्रेंच आर्मी का, लाइक एज अ हार्बिंगर्स ऑफ द लिबर्टी। इन्होंने क्या दिया है, स्वतंत्रता दी है हमको। बट अब स्वतंत्रता दिया है, बट जैसे इनको ये रियलाइज हुआ कि द रिफॉर्म्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट, यानी जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग होना था वो तो नहीं हुआ। रिजल्ट, अब नेपोलियन ने इतना किया तो अब नेपोलियन क्या करेगा। नेपोलियन ने कहा यार क्या करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। उसने कहा इंक्रीज टैक्सेशन, फिर कहा लोग अपोज ना करें, सेंसरशिप। फिर नेपोलियन की मनसा थी, एक विजन था टू वन होल यूरोप, पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। तो द फ्रेंच आर्मीज रिक्रूटेड द यूथ्स। जब यूथ को रिक्रूट कर रही थी तो वो क्या हो गए, एंगर्ड हो गए। सो दे अपोज्ड, उन्होंने क्या किया, अपोज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा सुजन रस्तोगी ने पूछा है कि सर जोसेफ मैजनी को एक्साइल क्यों किया गया, जोसेफ मैजनी को एक्साइल क्यों किया गया। तो अब ध्यान दो, जोसेफ मैजनी का बॉर्न कब हुआ था, 1807 में हुआ था। कहां हुआ था, जिनेवा में हुआ था, ठीक है, जिनेवा में हुआ था। अब जब जिनेवा में हुआ था तो उसके पहले जो ऑटोक्रेटिक मोरार्कीज थी बेटा, ये लोग कर क्या रहे थे, ये लोग डिसेंट और क्रिटिसाइज को टॉलरेट नहीं कर रहे थे। यानी कि डिसेंट और क्रिटिसाइज कैसे किया जाएगा, प्रेस और मीडिया से। इस पे सेंसरशिप लगा दी गई। तो इन्हें ये लगा कि हमें रिप्रेसिव किया जाएगा, यानी जो रेवोल्यूशनरीज थे, कौन से, नेशनलिस्ट एंड लिबरलिज्म, इन्हें लगा कि हमें रिप्रेसिव किया जाएगा। तो उस डर से दे अंडरग्राउंडेड, वो क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। तो उसी समय क्या होता है, जोसेफ मैजनी का बॉर्न होता है। एंड आप जब बॉर्न होता है तो कुछ सालों बाद ही बिकेम द मेंबर ऑफ कार्बोनरी अंडरग्राउंड सोसाइटी। ये जो कार्बोनरी अंडरग्राउंड सोसाइटी थी उसका क्या बनते हैं, मेंबर। और इसी के तहत इन्होंने क्या किया, ही रिवोल्टेड ऑन लिगुरिया।
जब ये 24 ईयर्स के थे यानी 1831 में इन्होंने क्या किया, लिगुरिया पे रिवॉल्ट किया। अब एक तो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, लिगुरिया पे रिवॉल्ट करोगे वो छोड़ेंगे तो है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इनको एक्साइल्ड करा दिया, यानी देश से निकाल दिया। अब देश से निकलने के बाद इन्होंने क्या किया, 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज फॉर्म किया टू यूनिफाइंग द इटली, इटली को यूनिफाइंग करने के लिए, यानी कि इटली का हो जाए यूनिफाइड हो जाए, उसके लिए इन्होंने यंग इटली मर्सिए में और यंग यूरोप बर्न में फॉर्म किया। बेटा अब कोई क्वेश्चन नहीं है, जो बच्चे बाद में इस वीडियो को देखेंगे, इफ एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट्स व्हेन दे वॉच दिस वीडियो, जो बच्चे पुरानी वीडियोस को इस वीडियो के बाद देखेंगे, ठीक है, इफ एनी डाउट्स देन दे राइट इन द कमेंट बॉक्स और दे व्हाट्सएप टू मी। बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना या फिर व्हाट्सएप करना। साथ में बेटा जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं कुछ 90+ वाली बात सही नहीं है, तो बेटा यू शुड मीट माय प्रीवियस स्टूडेंट्स, तुम्हें पुराने स्टूडेंट्स से मिलना चाहिए जो मुझसे पढ़े हैं, दे आल्सो गाइड टू यू। तो जब उनसे तुम मिलोगे बेटा तो वो तुम्हें गाइड करेंगे। साथ में बेटा शेयर करोगे सबका एडवांटेज होगा, नहीं करोगे तो अकेले एडवांटेज लोगे। Now we will focus on the politics next lesson फेडरलिज्म। इसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट लेसन फेडरलिज्म पे फोकस करूंगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट लेसन था पावर शेयरिंग उसे मैंने स्ट्रीम्ड किया था, ऑनलाइन पढ़ाया था, जिसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन फेडरलिज्म में शुरू करूंगा 1 डे लेटर।